Hello students, today we are going to start 7th chapter of history, civilizing the native, educating the nation. इस लेसन में हम रीड करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, एजुकेशन पॉलिसीज़ के बारे में कि उनकी क्या सिस्टम था, किस तरह से उन्होंने एजुकेशन सिस्टम इंडिया का चेंज किया और वो क्या चाहते थे। लास्ट के जितने भी हमने चैप्टर रीड किए उसमें हमने रीड किया था कि ब्रिटिश रूल ने राजा है, नवाब है, पीजेंट्स है या ट्राइबल्स की लाइफ को किस तरह से इफ़ेक्ट किया। और इस लेसन में हम रीड करेंगे कि स्टूडेंट्स की लाइफ में किस तरह की इम्प्लीकेशंस उन्होंने दी, कैसी वो पॉलिसी बनाना चाह रहे थे, वो इंडिया को क्या किस तरह का कंट्री बनाना चाह रहे थे। ये नहीं है कि केवल वो एक टेरिटोरियल या एक सोर्स ऑफ रिवेन्यू ही बनाना चाह रहे थे, बल्कि उनका एक कल्चरल मिशन भी था कि वो इंडिया को सिविलाइज करे, उनके कस्टम्स हैं, उनकी वैल्यूज़ हैं, उनको चेंज करे। ठीक है, अब उसके लिए उन्होंने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया, किस तरह की वो पॉलिसी बनाना चाह रहे थे, इंडियन को कैसी एजुकेशन वो देना चाह रहे थे और किस तरह इंडिया को एक सब्जेक्ट बनाना चाह रहे थे कि इंडिया को उनके विचार है या उनकी थिंकिंग है वो चेंज कैसे की जाए, वो एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग वो क्या उसमें चेंज करना चाह रहे थे। फर्स्ट टॉपिक है हाउ द ब्रिटिश सो एजुकेशन, कि इंडियंस एजुकेशन को वो ब्रिटिश कैसे देखते थे, कि आज का जो एजुकेशन सिस्टम हम जो कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं या जो चल रहा है, वो ब्रिटिश की किस तरह की पॉलिसीज़ का रिज़ल्ट था, कि क्या वो प्रोसेस करना चाह रहे थे कि उसमें कि इंडियंस ने किस तरह का रिएक्ट किया एजुकेशन सिस्टम का जो डेवलपमेंट था इंडिया का ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो हम इस लेसन में रीड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिस्ट जो थे वो कौन थे? स्कॉलर्स जो एशिया के कल्चर और उनकी लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा उन्हें नॉलेज थी, उनको ओरिएंटलिस्ट कहा गया। यहाँ हम रीड करेंगे विलियम जोन्स के बारे में। ये आपका एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बनेगा, हु वाज विलियम जोन्स, जो एक कलकत्ता में एज ए जूनियर जज अपॉइंट हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, और उनके लॉ के नॉलेज के अलावा एक वो लिंग्विस्ट भी थे, यानी एक बहुत सारी लैंग्वेज भी उन्हें आती थी, जिसमें कि वो ग्रीक है या लैटिन जो है उन्होंने ऑक्सफोर्ड से सीखी थी, या फ्रेंच, इंग्लिश है, अरेबिक भी उन्होंने अपने फ्रेंड से सीखी, पर्शियन उन्होंने सीखी, और संस्कृत का जो ग्रामर है, लैंग्वेज है, उन्होंने एक पंडित के साथ मतलब बहुत ज़्यादा समय बिताने के बाद उन्हें इस चीज़ के बारे में उन्होंने सीखा, इंडियन कल्चर के बारे में। तो इससे क्या था कि वो इतना डीप स्टडी करने के लिए उन्होंने इंडियन एशियन टेक्स्ट को काफ़ी स्टडी किया, उनमें इंडियन के जो लॉ थे, फिलोसफी, रिलीजन, पॉलिटिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली उन्होंने उसको समझा। अब जॉन्स ने ये भी महसूस किया कि उसके बहुत सारे कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स भी उनके जैसा ही इंटरेस्ट रखते थे, यानी इंडियन कल्चर को पढ़ने का, समझने का उनका भी विचार था, जिसमें हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नेथनियल हेलहेड, उनके जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, उनके साथ वो भी चाहते थे कि इंडियन जो एशियन कल्चर है उसको समझा जाए, उनकी लैंग्वेज को समझा जाए, और वहाँ के संस्कृत और जो पर्शियन जो वर्क था उसको इंग्लिश में उन्होंने ट्रांसलेट किया, और इन्होंने मिलकर ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को इस्टेब्लिश किया, सेटअप किया। ये भी एक आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा। अब जॉन और कोलब्रुक जो थे, उनका इंडियन कल्चर या हेरिटेज के बारे में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट था। ये था कि वो यूरोपियन है और अपने वेस्टर्न कल्चर के साथ साथ वो इंडियन कल्चर को भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे। वो चाहते थे कि इंडियन जो पास्ट था जो उसको बहुत समझा जाए, बहुत ग्लोरियस था। इसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि जो इंडियंस जो हैं वो भी इंडियन कल्चर के बारे में और भी ज़्यादा डीपली समझे, और वो ये भी चाहते थे कि यूरोपियन कंट्रीज़ में भी इंडियन कल्चर है, उनके हेरिटेज है, उनको सम्मान मिले, उनको पढ़ा जाए, उनको समझा जाए। और इसलिए जॉन्स और कोलब्रुक ने उनके एशियन टेक्स्ट को समझने के लिए, उनके मीनिंग को करने के लिए ट्रांसलेट किया, और उनके अलग अलग जो यूरोपियन कंट्रीज़ में थे उनको भी इन्फ्लुएंस किया कि वो इंडियन कल्चर को समझे, उनको जाने। इससे कि ब्रिटिश को इंडिया को समझने में आसानी भी रहेगी, साथ ही इंडियंस को भी अपने पुराने जो कल्चर है उसके बारे में जानने के लिए उन्हें बहुत सारा जो सोर्सेज है वो मिलेंगे। मतलब यही था कि वो ये चाहते थे कि इंडिया के साथ साथ जो ब्रिटिश जो लोग हैं वो भी
इंडियन कल्चर को समझे, पढ़े और उनके पास्ट को और ज़्यादा डीपली उनको अंडरस्टैंड कर सके। तो इससे वो उनके गार्जियन तो बने ही, साथ साथ उनके मास्टर भी बनना चाह रहे थे ब्रिटिश जो थे, यानी इंडियन कलोनिस्ट हेरिटेज के, एशियन कल्चर के गाइडेंस के साथ साथ उनके मास्टर भी बने। अब बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स भी थे, वो आर्ग्यू भी कर रहे थे कि इंडिया को जो है वेस्टर्न एजुकेशन की बजाय उन्हें इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है उसी से ही उनको समझाया जाए और पढ़ाया जाए, ताकि वो अपने और डीपली उनको समझ सके और ब्रिटिश ऑफिशियल के प्रति उनके मन में और भी सम्मान बढ़े। यानी वो चाहते थे कि इंडिया को वही चीज़ें सिखाई जाए जो थोड़ी बहुत उन्हें पता है, ताकि वो और अच्छे से उस इंडियन कल्चर को, उनके हेरिटेज को समझ सके और ब्रिटिश के प्रति उनके मन में और ज़्यादा रिस्पेक्ट हो। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, मदरसा सेटअप किया गया कैलकाटा में 1781 में, जिससे कि अरेबिक, पर्शियन और इस्लामिक जो स्टडी है उसको प्रमोट किया जाए। और हिंदू कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया था 1791 में बनारस में। ये आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये आप अंडरलाइन कर लीजिए। अब ओरिएंटलिस्ट के विचार भी थे जो इस तरह के इंडियन कल्चर को प्रमोट करना चाह रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो ओरिएंटलिस्ट के अपोजिट थे, उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। ये हम इस टॉपिक में रीड करेंगे, ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट। इसमें क्या था कि कुछ ऐसे ब्रिटिश ऑफिशियल थे जो ओरिएंटलिस्ट के विचारों को गलत ठहरा रहे थे, उनकी आलोचना कर रहे थे। उनका विचार था कि जो ईस्ट का है, यानी इंडियन जो कल्चर है या एशियन जो कल्चर है, वो उसमें ज़्यादा फाइनेस्ट नहीं है, अनसाइंटिफिक है थॉट उनकी, मतलब उसमें नए जो विचार है वो चीज़ें नहीं है, वो पुरानी ही चीज़ों से जुड़े हुए हैं। और वो चाहते थे कि इस तरह से इंडिया को उन्हीं के कल्चर की बजाय कुछ ऐसा सिखाना चाहिए जिससे कि वो आगे बढ़ सके, आगे डेवलप कर सके और दूसरे वर्ल्ड के लिटरेचर के बारे में, वहाँ के साइंटिफिक जो मेथड है उनके बारे में, नई नई चीज़ों के बारे में जान सके। इनमें से जेम्स मिल जो थे वो एक थे, जो हमने फर्स्ट लेसन में भी रीड किया था, हु वाज जेम्स मिल, जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी थी। अब वो भी ये चाहते थे कि इंडियंस को सिविलाइज बनाया जाए, उन्हें ऐसी एजुकेशन दी जाए जिससे कि वो आगे बढ़े और इम्प्रूव कर सके, ना कि वो अपने ही पुराने तौर तरीक़ों में अटके रहें, कि वो वर्ल्ड के साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसेस हैं उनको जान सके। तो इनमें से एक सबसे ज़्यादा जो उनके ओरिएंटलिस्ट के क्रिटिसाइज़र जो थे 1830 में मैकाले जो थे, उन्होंने इंडिया को एक अनसिविलाइज्ड कंट्री कहा। उन्होंने ये भी बताया कि इंडिया को सिविलाइज तभी किया जा सकता है जब वो यूरोपियन एजुकेशन को समझेंगे, पढ़ेंगे, अदरवाइज़ वो आगे नहीं बढ़ सकते। उनका ये विचार था कि इंडियंस जो है असभ्य है, उनको सिविलाइज अगर करना है तो हमें उन्हें यूरोपियन एजुकेशन यानी इंग्लिश एजुकेशन ही में इम्प्रूव करवाना चाहिए, उनको आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। तो इससे क्या था कि वो यही चाह रहे थे कि यूरोपियन कल्चर जो है उनको सिखाएंगे तो वो आगे और अच्छे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए वो ये भी था कि अगर इंडियंस जो है इंग्लिश एजुकेशन सीखेंगे तो वर्ल्ड के जो फाइनेस्ट लिटरेचर है उसके बारे में जान सकते हैं कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, किस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं, क्या वो साइंटिफिक जो तरीके हैं, फ़िलोसफी क्या है, दूसरे कंट्रीज़ में क्या क्या नई चीज़ें हो रही है। तो उनके बारे में काफ़ी उन्हें जो नॉलेज है वो मिल सकती है अगर वो यूरोपियन एजुकेशन को सीखते हैं तो। और मैकाले के जो विचार थे उनसे ही शुरू होकर इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 में इंट्रोड्यूस किया गया। ये भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। और इसमें डिसीजन लिया गया था कि जो हायर एजुकेशन है उसका मीडियम जो है इंग्लिश होना चाहिए, ताकि वो ओरिएंटलिस्ट के जो विचार हैं उनको कम कर सके। यानी जो इंडिया का जो एशियन टेक्स्ट है उनकी बजाय हमें उन्हें यूरोपियन एजुकेशन यानी इंग्लिश एजुकेशन देनी चाहिए, जिससे कि वो आगे बढ़ सकते, डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एजुकेशन फॉर कॉमर्स। 1854 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, उन्होंने एक मिशन भेजा इंडिया में गवर्नर जनरल के पास, और उसमें जो चार्ल्स वुड थे
वो उनके प्रेसिडेंट थे उस बोर्ड के, और उसी चार्ल्स वुड के नाम से ही इस एजुकेशन सिस्टम का, या जो उन्होंने बोर्ड जो शुरू किया था इसमें, तो उसको वुड्स डिस्पैच का नाम दिया गया था एजुकेशन सिस्टम का, जिसमें यही था कि उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी ताकि वो पुराने तौर तरीक़ों से आगे बढ़ सके। और उन्होंने वुड्स डिस्पैच ने ये भी पॉइंट आउट किया कि अगर वो यूरोपियन लर्निंग करते हैं तो वो उनका इकोनॉमिक जो बेनिफिशियल है वो भी होगा, यानी वो दूसरे कंट्रीज़ के किस तरह के एडवांटेजेस है, किस तरह का ट्रेड हो रहा है, व्यापार में है या कॉमर्स में है, आगे बढ़ सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, और वो रिसोर्सेज जो है इंडिया के वो भी बढ़ सकते हैं, ताकि उन्हें पता भी चले कि इंग्लिश एजुकेशन के साथ साथ, सीखने के साथ साथ, वो दूसरे कंट्री में किस तरह का व्यापार चल रहा है, किन किन चीज़ों की इम्प्रूवमेंट हो रही है, किन चीज़ों की ज़्यादा डिमांड है, तो उससे उन्हें उनके कमर्शियल जो बेनिफिशियल है वो भी उनके लिए फ़ायदा होगा। और वो भी ये भी चाहते थे कि अगर इंग्लिश एजुकेशन इंडियंस को सिखाई जाएगी तो उनके टेस्ट है, वैल्यू है, उनके वो भी चेंज होंगे, जिससे कि वो ब्रिटिश जो चीज़ें हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकेंगे। यानी ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था, जो प्रोडक्ट इंडिया में आ रहे थे उनको बेचने के लिए भी, कि मैक्सिमम इंडियंस जो हैं वो ब्रिटिश प्रोडक्ट को यूज़ करें, तो इसके लिए उनके जो पुराने विचार हैं उनसे उनको निकालना ज़रूरी है। यानी वो इंग्लिश एजुकेशन सिखाकर उनके कल्चर, उनकी चेंजेस, उनके माइंड को भी चेंज करना चाहते थे, ताकि वो मैक्सिमम जो ब्रिटिश प्रोडक्ट है उसको वो यूज़ कर सके। और ये भी चाहते थे कि वुड्स डिस्पैच में ये भी आर्ग्यू किया गया कि इंडियंस जो है उनका कल्चर, मोरल जो कैरेक्टर है वो भी इम्प्रूव होगा, जिससे कि वो ज़्यादा ऑनेस्ट और ट्रूथफुल बन सकते हैं, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए उन्हें एक अच्छे जो वर्कर्स है वो मिल जाएंगे। उनकी ये भी थिंकिंग थी। और वो भी ये भी चाहते थे कि जो ईस्ट का जो लिटरेचर है बहुत सारी मिस्टेक्स है, उसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं, जिससे कि उन्हें उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए, ताकि वो यूरोपियन कल्चर को पढ़कर इम्प्रूव कर सके अपने आप को, अच्छा उनको इस्टेब्लिश कर सके अपने आप को। तो इसके वुड्स डिस्पैच को फॉलो करते हुए कुछ मेजरमेंट्स किए गए, कुछ इम्प्रूवमेंट की गई, कुछ चेंजेस किए गए। वो क्या था कि एजुकेशन जो डिपार्टमेंट था वो गवर्नमेंट के अंडर में आ गया। यानी वो चाहते थे ब्रिटिश कि बाकी सिस्टम जो है काफ़ी हद तक उनके अंडर में आ चुका है, अब वो चाहते कि एजुकेशन जो सिस्टम है वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आए। और इसके लिए उन्होंने अलग अलग एजुकेशन सिस्टम भी बनाए, अलग अलग स्कूल, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी इस्टेब्लिश की गई थी। और जो हमने 5th चैप्टर में रीड किया था 1857 के रिवोल्ट, जब वो जहाँ मेरठ में, दिल्ली में हुआ था, वहाँ पर उसी समय कलकत्ता में, मद्रास और बॉम्बे में यूनिवर्सिटीज़ जो थी वो भी इस्टेब्लिश की जा रही थी। यानी अब ब्रिटिश गवर्नमेंट अलग अलग जो पार्ट है इंडिया के, अलग अलग फील्ड है, उनमें इन्वॉल्व होकर उनको चेंज कर रही है। अब वो एजुकेशन सिस्टम भी वो चेंज करना चाह रही थी। वो चाह रही थी कि इंडियंस जो है वो आगे बढ़े, उनके लिए बेनिफिशियल होगा, खुद के लिए भी, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए भी, कि उनको बहुत अच्छा इम्प्रूव अगर वो करना चाह रहे हैं तो आगे भी बढ़ सकते हैं, एक अच्छी जो प्रजा है वो भी उन्हें मिल सकती है, अच्छे वर्कर उन्हें मिल सकते हैं। तो ये एजुकेशन सिस्टम में उन्होंने इम्प्रूवमेंट करना भी शुरू कर दिया, और पुराने जो तौर तरीके थे एजुकेशन सिस्टम के वो चेंज करना चाह रहे थे। अभी तक हमने ये रीड किया कि किस तरह से एजुकेशन सिस्टम में वो चेंजेस करना चाह रहे थे। ओरिएंटलिस्ट जो थे उनके क्या विचार थे, कि वो क्या चाहते थे कि पुराने तरीके जो है, एशियन टेक्स्ट है या इंडियन कल्चर है, उसको ही बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी ओरिएंटलिस्ट के क्रिटिसाइज़र थे जो चाहते थे कि इंडियंस को यूरोपियन एजुकेशन सिखाई जाए, इंग्लिश एजुकेशन ज़्यादा सिखाई जाए, ताकि वो इम्प्रूव कर सके, आगे बढ़ सके, डेवलप कर सके और नई चीज़ों के बारे में सीख सके। और वुड्स डिस्पैच जो था वो भी इस्टेब्लिश किया गया था, ताकि एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चेंजेस करना है उस वुड्स डिस्पैच के अकॉर्डिंग गया, उन्होंने चेंज कर दिया। और इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 में भी मैकाले ने इसको इंट्रोड्यूस किया, और किस तरह की पॉलिसी अब वो चेंज करना चाहते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, ये हमने रीड किया। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टॉपिक विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।